हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने जो कंप्यूटर की सीरीज शुरू की थी वो हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। इसके पहले अभी इम्पोर्टेंट है कि मतलब हम जो यूपीपी का एग्जाम आने वाला है, यूपी पुलिस का, उसके लिए हम आपको बेहतर तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आते हैं कि आपको पढ़ना कैसे कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे आपके सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं, पढ़ने का आपको तरीका बताएंगे। क्योंकि हम लोग बस जो कुछ प्रीवियस क्वेश्चन है या जो मतलब काफी वैसे जो चर्चे में रहते हैं और ये आर्टिकल पढ़ लेते हैं, जिससे हमें प्रॉब्लम होती है। अभी हाल ही में हुआ था हेड हेड कांस्टेबल का एग्जाम। आपने देखा था कि उसमें मतलब कैसे क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल से, जो लोगों से बने ही नहीं और लोगों को लगा कि बहुत टफ आया, बहुत टफ आया। क्योंकि हम लोगों ने उस तरह से मतलब कोई आपको ऐसे बताया ही नहीं है कि कैसे पढ़ना है आपको आर्टिकल। तो आज हम बताएंगे जो जो मतलब मुझे बताया गया था, रियल में मैंने उसका देखा भी रिजल्ट। आपने बहुत सारे, इवन कि मैं बता रही हूँ आपको यूपीएससी तक का, वो क्योंकि जो आपका जो पेपर बनाते हैं वो सरकारी चीजों पे ज्यादा वो करते हैं। तो जो बेयर एक्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बेयर कॉन्स्टिट्यूशन, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्म किया जाते हैं। तो आपको मैं बहुत डिटेल में नहीं कि हाँ आपको रटने के लिए बताऊंगी, लेकिन अगर अगर आप जैसे मान लो कोई आर्टिकल है, उस आर्टिकल के जो सब पार्ट हैं उनको भी आप अच्छे से कर लेंगे तो आपके लिए बहुत मतलब एक बार देखने से चीजें याद हो जाएंगी। एक या दो बार आप वीडियो देख लेंगे तो आपको याद रहेगा। इसलिए आज मैं बताऊंगी आपको कैसे पढ़ना है। और रियल में बता रही हूँ कि अभी किसी ने ये यूट्यूब पे आपको ऐसा नहीं बताया होगा और आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मैंने वो चीज अप्लाई करी है, मैं भी मतलब वो चीजों को देखा है। इसलिए आपके लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। आज से हम इसको शुरू करते हैं और पूरा आर्टिकल हम कंप्लीट करेंगे A to Z। मतलब आप अगर इतना कर लेंगे, आपका कॉन्स्टिट्यूशन से कोई भी क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं सकता। मतलब आर्टिकल से जो भी क्वेश्चन आएगा, आप वहां से मतलब छोड़ी छूटेगा नहीं एक भी क्वेश्चन आपका। अगर आप ये कर लेते हैं, लगभग जो भी होगा 2-3 घंटे में खत्म करेंगे। और मतलब थोड़ा 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 करेंगे क्योंकि आपको याद भी करना होगा। तो इसलिए हम एक सीरीज वाइज की जो भी 2-3 क्लास 4 क्लास लगेगी वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपके लिए अभी एग्जाम का टाइम भी है, तो आपके लिए ये लास्ट टाइम जो आपको कहते नहीं, लास्ट टाइम के लिए रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट आपको मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। आज में हम पढ़ेंगे, देखिए ये मैंने मतलब बेयर एक्ट है, ये जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी टाइप का है जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है, वहां से मैं आपको करवा रही हूँ। इसलिए मैं बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है प्रस्तावना, एक बार देख लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मतलब कहाँ क्या पहले क्या था फिर बाद में क्या आया, ये सारी चीजें भी, स्वतंत्रता किसके प्रकार की होती है, ये सारी चीजें तो एक बार देख लेते हैं। जैसे क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कितने प्रकार के न्याय होते हैं, कितने प्रकार के न्याय बताए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? सामाजिक, एक मिनट, क्या, समा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, क्या, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये 3 प्रकार के न्याय न्याय हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। क्या, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ये जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। देखिए मैं ऐसे लिख दे रही हूँ। न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। ये पूछा जा सकता क्वेश्चन कि कितने कितने क्या प्रकार का होता है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ इतना डिटेल में। और उसके बाद क्या है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की होता है। कितना? 5 प्रकार का। और अब प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करती है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि हमने संविधान को कब अपनाया था, तो कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को। और ये भी पूछा जाता है कि मतलब वो तिथि और ऐसा कुछ पूछ लेते हैं वन लाइनर में, तो याद रखिए मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006।
विक्रमी संवत चलता है ना, हमारे जो कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर है वो विक्रमी संवत संवत है, तो इसलिए इसमें लिखा गया है। ठीक है। अब मुझे आप ये बताइएगा कि ये जो कल जो अमेंडमेंट हुआ था ना कि प्रस्तावना में, एक अमेंडमेंट हुआ है अभी तक, तो वो कौन सा अमेंडमेंट है और उसके द्वारा क्या जोड़ा गया, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। बहुत, और ये इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको भी पता है कितने बार ये क्वेश्चन बनते हैं, इवन कि छोटे एग्जाम से लेके बड़े एग्जाम, तो इसलिए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, शुरू करते हैं भाग एक। देखिए आपसे इससे क्या होगा कि भाग एक और उसके अंदर जो आर्टिकल होंगे वो भी होंगे। देखिए मैं शॉर्ट में भी करवा सकती हूँ, लेकिन मैं इसलिए ऐसा करवा रही हूँ ताकि आप अगर एक बार देखे रहेंगे तो जैसे हेड ऑपरेटर में आया, हेड कांस्टेबल में आया तो लोगों को बहुत हुआ, अरे मैं तो ऊपर से, क्योंकि लोग प्रिपेयर ही नहीं होते हैं। तो आप अगर एक बार देखे रहेंगे, ऑप्शन आएगा आपके सामने, तो आप कर ले जाएंगे। इसलिए चलिए ऐसे ही शुरू करते हैं। मैं पूरा नहीं आपको रखने के लिए हूँ, मैं जितना बताऊंगी आप उतना ध्यान रखिएगा। ठीक है। पहला क्या है, भाग एक में क्या क्या है, पहला आर्टिकल है, मतलब पहले भाग में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। क्या है भाग एक में, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ का नाम, पहले आर्टिकल में क्या है, संघ का नाम और उसका और राज्य क्षेत्र। ठीक है। अब इसमें देखो सब पार्ट क्या है, पहले पार्ट में क्या है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। मतलब मतलब आर्टिकल एक का एक है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है। ये भी पूछा जाता है इंडिया क्या है, तो क्या है, राज्यों का संघ है, भारत या तो इंडिया। और ये भी पूछा जाता है कि कितने नाम मेंशन है आर्टिकल में, तो कितने, भारत है और फिर इंडिया है। ठीक है। और ये राज्यों का संघ होगा। दूसरा है, दूसरा आर्टिकल मतलब दूसरा सा पार्ट है इसमें, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट होंगे, मतलब जो पहली सूची में मेंशन होंगे वही होंगे इसके अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के राज्य क्षेत्र में, अब ये भी पूछा जाता है भारत के राज्य क्षेत्र में, मतलब अब समझ लीजिए क्वेश्चन जो हमें लगता है कि हाँ प्रीवियस ईयर से आते हैं, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन, लेकिन अब मतलब समझ, जैसे जैसे चीजें अपडेट हो रही है तो क्वेश्चन भी नए कुछ फॉर्म करने की कोशिश हो रही है। तो इसलिए अब बहुत छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए आप सब कुछ लगभग मतलब देख के जाओ। ठीक है। क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में, राज्यों के राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र दूसरा है, मतलब का है, राज्यों के राज्य क्षेत्र आता है, मतलब भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल है, ये है। तो क्या क्या है, पहला काम है राज्यों के राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य जो अर्जित किए जाएं, मतलब जो अर्जित किए जाएंगे अभी, मतलब बाद में जो अर्जित करेंगे या समाविष्ट करेंगे, वो सारे मतलब इसमें शामिल हैं। फिर दूसरा आर्टिकल है, क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का देखो, संसद विधि द्वारा कौन, देखो नए राज्यों को मतलब संशोधन करने की जरूरत नहीं होती, मतलब उन 368 से जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है वो नहीं होता, उसको संसद ही मतलब जोड़ सकती है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमत से संसद जोड़ सकती है। तो क्या है, विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। दूसरा, अब इसका क्या मतलब, दो का है, सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना, मतलब सिक्किम को शामिल किया गया था ना, तो ये भी बहुत पूछा जाता है कि सिक्किम को किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से शामिल किया गया था, कब किया गया था, तो क्या हुआ, 36वां संशोधन, कौन सा, 36वां संविधान संशोधन से सिक्किम को भारत में शामिल किया गया 1975 में। तो इसके बारे में अब मतलब बताया गया है। नए राज्यों का निर्माण, अब तीसरा आर्टिकल क्या है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन। देखिए इसमें इसमें और इसमें बहुत कंफ्यूजन है, तो आप ये याद रखिएगा। दूसरा क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, मतलब प्रवेश करवाएंगे, मतलब कोई क्षेत्र है जिसको भारत ने अपने आप अंदर समा लिया, कुछ भी मतलब शामिल कर लिया, तो प्रवेश हो जाएगा और स्थापना। लेकिन जब नए राज्यों का निर्माण करना होगा और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं में नामों में परिवर्तन करना होगा, तो क्या होगा, आर्टिकल 3 में होगा। पहला काम में क्या है, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या दो अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों से मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकेगी। समझ रहे हो। नेक्स्ट खा है, किसी राज्य का राज्य क्षेत्र बढ़ा सकेगी, कौन, संसद, ये सारा काम कौन करेगा, संसद कर सकती है। गा है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, घटा सकेगी। फिर किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य के सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकेगी। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी, नाम में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, सब कौन, संसद कर सकता है। इसके बाद क्या है,
अब इतना ये आपको डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं जितना आपको बता रही हूँ उतना आप याद रखिएगा, ठीक है। मैं दिखा दे रही हूँ ताकि आपको मतलब ये हो कि हाँ क्या चीजें कैसे है, ठीक। अब आर्टिकल 4 है, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन तथा अनुपूरक अनुषंगिक और परिणामित विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां, मतलब 2 3 के लिए मतलब कौन कौन सी विधि मान लोगे क्या नहीं उसके बारे में है। तो 4 आर्टिकल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए कि 2 3 के बाद जो अनुमान होंगे विधियां वो सारा 4 में दिया गया है। अब नेक्स्ट आर्टिकल है क्या 5, भाग 2 में क्या है नागरिकता। देखो ये भी आप याद रखिएगा, भाग 1 में क्या था संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 में क्या है नागरिकता। नागरिकता अब आर्टिकल 5 पे आ गए। आर्टिकल 5 में क्या है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, मतलब संविधान जब स्टार्ट हुआ था उस समय नागरिकता कैसी थी उसके बारे में किसमें है आर्टिकल 5 में है। इसमें का पॉइंट मतलब इसका का है 5 का जो भारत के मतलब ए है जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, मतलब भारत के सीमा में जो जन्मा था, जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या तो उसका माता पिता कोई है जो भारत में जन्मा हो, जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा, मतलब 5 वर्ष तक। अब तो मतलब चीजें क्राइटेरिया उसके डिपेंड कर दी गई हैं, जो नागरिकता अधिनियम आया था 2019 में उसके अकॉर्डिंग भी चीजें कुछ हुई हैं, लेकिन इतना आपसे पूछा नहीं जाएगा। मैं जितना बता रही हूँ आप देख लीजिए मतलब संविधान में या क्या लिखा है बस, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 6, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है भारत के राज्य क्षेत्र का प्रव्रजन किया, क्या है अब वो पाकिस्तान के अंतर्गत है लेकिन वहां से अगर भारत के अंदर कोई आया तो इस संविधान में प्रारंभ पर भारत की नागरिकता समझा जाएगा, तो इसको प्रारंभ पर भारत की नागरिकता समझा जाएगा। का है यदि वह अथवा उसके माता पिता में से कोई अथवा उसके पितामह या पितामही या मातामह या मातामही में से कोई भारत के शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित करता हो जन्मा था। देखिए ये भी पूछा जाता है कि भारत की नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, तो ये बहुत इसलिए मतलब मैं इसको करवा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खा में क्या है जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रयोजन किया है, तब यदि अपने प्रवर्जन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है। नेक्स्ट है इतना ये छोड़िए, उसके बाद क्या है पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वाले कुछ आर्टिकल 7 है पाकिस्तान से प्रवर्जन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 5 और 6 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 क्या 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रवर्जन किया है भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रवर्जन करने के पश्चात भारत में राज्य क्षेत्र को ऐसे अनुज्ञा के अधीन लौट आया है, जो पुनर्वास के लिए स्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन दी गई प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में अनुच्छेद 6 के खंड में प्रयोजनों के लिए समझा जाएगा। उसने भारत के राज्य क्षेत्र में 19 जुलाई 1948 के पश्चात प्रयोजन किया। 8 में क्या है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों में के नागरिकता अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 9, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों को नागरिक न होना, मतलब जिसने अगर कोई विदेश में नागरिकता ले ली तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, उसके बारे में दिया गया है। फिर है 10वां नागरिकता के अधिकार का बना रहना, मतलब आप नागरिक हो तो वो अधिकार आपका बना रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति को जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी एक के अधीन भारत का नागरिक है समझा जाता है, ऐसी विधि को उपबंधों को अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाती है भारत का नागरिक बना रहेगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 11, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा विनियमित किया जाना, ठीक है। मतलब विनियमित करती है कौन, संसद को अधिकार दिया गया है कि वो जो मतलब नागरिकता है उसको विनियमित करना, उसके लिए नियम बनाना, ये सब चीजें, ठीक है। भाग 3 में क्या है मूल अधिकार, ये यहाँ से सारे बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है, याद रखिएगा। भाग 3 में क्या है मूल अधिकार, पहले में क्या था संघ उसके राज्य क्षेत्र, दूसरे में क्या था नागरिकता, भाग तीसरे में क्या था भाग तीसरे में क्या है मूल अधिकार। पहला है आर्टिकल 12, इसमें परिभाषा दी गई, डिफिनीशन दिया गया है किसका मूल अधिकार का।
नेक्स्ट है 13, आर्टिकल 13, मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियां। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग कंफ्यूज आते हैं। तो इसमें क्या है, जो मूल अधिकार से, जो मूल अधिकार के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां जो हैं, उसके लिए मतलब आर्टिकल 13 दिया गया है। नेक्स्ट है, इसमें कहा क्या है, विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र से विधि बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपौध, नियम, विनियमन आदि सूचना, रूढ़ या प्रथा है, प्रवृत्ति विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि है, जो पहले ही निश्चित नहीं की गई है, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णता या विशिष्ट क्षेत्र में प्रवर्तन में नहीं है। ठीक है, अब क्या है, पहला क्या है, यहाँ से देखिए इम्पोर्टेंट है, क्या है, पहले इसमें पूछा जाता है कि अधिकार कितने तरीके से है, तो पहला क्या है, समता का अधिकार। समता का अधिकार में पहला आर्टिकल क्या है, विधि के समक्ष समता। क्या है, आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समता। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। डिक्टो लाइन पूछी जाती है, इसलिए मैं आपको इतना ही मतलब प्रेशराइज करके पढ़ा रही हूँ, मतलब इतना प्रेशर दे रही हूँ कि हाँ ये मतलब ये इम्पोर्टेंट है लाइन। तो लाइन इसीलिए मैं आपको बेयर एक्ट से करवा रही हूँ, ताकि आपको दिमाग में ये रहेगा कि हाँ ये ऐसा है। ठीक है, अब 15 क्या है, 15 में क्या है, आर्टिकल 15, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। मतलब जैसे धर्म या मूल वंश, मतलब वंश उसका क्या है, जाति क्या है, लिंग क्या है, जन्म स्थान क्या है, आज के आधार पे प्रतिषेध या विभेद नहीं किया जा सकता। किसमें है, आर्टिकल 15 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब नेक्स्ट क्या है, इसमें का खा देख लीजिए, का में क्या है, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, या खा में क्या है, पूर्णता या भागता राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, ये पूछा गया है कई बार, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों, सार्वजनिक समागम के स्थानों में उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। ये सारा सबको ये एक इक्वल राइट होगा इन सबके लिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे, नहीं इतना वो है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है क्या, आर्टिकल 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कंफ्यूजिंग होता है। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो जो लोग 16 और 15 में कंफ्यूज हुए थे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, देख लीजिए। लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता, आर्टिकल 16, पहला इसमें क्या, इसके अंतर्गत पहले में क्या है, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की क्षमता होगी। क्या है, राज्य या मतलब किसी पद पर जो भी मतलब पद निकलते हैं वो सबके लिए इक्वल होगा, सभी नागरिकों के लिए अवसर की क्षमता होगी। दूसरा क्या है, राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कंफ्यूजन वाला है ना 15, और इससे क्या है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या उनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उसके विभेद किया जाएगा। तीसरा क्या है, इस अनुच्छेद के कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी। मतलब जो इसमें भी दिया गया है, तो ये जो हम ये शेड्यूल कास्ट या सब मतलब शेड्यूल कास्ट और ये सब के लिए जो बनाते हैं ना, विधि बनाते हैं, उनके लिए विभेद किया जाता है, मतलब उनको अलग से राइट दिया जाता है, उनके लिए आरक्षण दिया, ये सब। तो इन सब के लिए भी प्रावधान किया गया है कि अगर मतलब जो कमजोर वर्ग है, जिनके लिए जरूरत है उनको इक्वल बराबर लाने के लिए, तो उनके लिए किया जा सकता है, वहां पे विभेद किया जा सकता है, उसको कहते हैं सकारात्मक विभेद। तो सकारात्मक विभेद अलाउ है, मतलब कर सकते हैं। चौथा क्या है, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य के पिछड़े हुए नागरिकों को किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियां या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने में निवारित नहीं करेगी। क्या है, 4 में दिया गया है। अब इतना ये नहीं, बस वो 4 में दिया गया है, मतलब अलग से भी दिया गया है कि अगर जो वो हम आरक्षण और सबके लिए देते हैं, तो उसके लिए है विधि बना सकते हैं। 5 है, मतलब उसी में सब पार्ट है। 5 नंबर, इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसे विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदधारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशेष धर्म को मानने वाला या विश्व संप्रदाय का ही हो।
मतलब जो हम ये जैसे मंदिर और ये सब में कुछ मतलब होता है, अनुष्ठानिक चीजें बनती हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आप मतलब उसी सब में उसी मतलब जाति या समुदाय के पर्सन को लो, आप अदर पर्सन को भी वहां चुन सकते हो। ये मतलब आर्टिकल में लिखा हुआ गया है संविधान में। 6, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य की विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में पदों को अधिकतम 10% के अध्याधीन खंड में उल्लेखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों के पक्ष में नियुक्ति और पदों के आरक्षण के लिए कोई भी उल्लंघन करने की निवारित नहीं करेगी। अब नेक्स्ट आर्टिकल है 17, 17 आर्टिकल है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उनका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है, मतलब किसी भी रूप में वो मान्य नहीं होगा। अस्पृश्यता से उपजे किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, विधि के अनुसार दंडनीय होगा। क्या है आर्टिकल 17। आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत। राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय क्या राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं की करेगा, मतलब किसी को उपाधि नहीं दी जाएगी, बस जो मतलब दिया गया एक्सेप्शन, उसके अलावा कोई उपाधि कोई नहीं धारण कर सकता है। तो भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, अगर करेगा तो राष्ट्रपति की परमिशन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट 3 है, उसी में सब पार्ट 3 है। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद के धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना अस्वीकार नहीं करेगा। नेक्स्ट है राज्य, चौथा नंबर है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति के सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट अधिकार क्या है, वो क्या था हमने समता का अधिकार पूरा। अब क्या है स्वतंत्रता का अधिकार। समता का अधिकार में कितने आर्टिकल आ गए, कितने आर्टिकल हो 14 से कितना 14 से 18 आर्टिकल किसमें आ गए समता का अधिकार। अब नेक्स्ट है 19 है स्वतंत्रता का अधिकार। वाक स्वतंत्र आदि विषयों कुछ अधिकारों का संरक्षण। ठीक है, अब इसमें पहले क्या है सभी नागरिकों को, देखो का है ये पूछा जाता है इसलिए याद रखिएगा। का में क्या है वाक स्वतंत्रता और व्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने का और ये सब का जो अधिकार है वो का में है। नेक्स्ट है खा, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का, मतलब सम्मेलन का अधिकार किसमें है खा में। गा में क्या है संगम या संघ, मतलब जो हम संघ बनाते हैं यूनियन बनाते हैं उनको बनाने का अधिकार, या सोसाइटी सहकारी सोसाइटी जो बनती है ना उसके बनाने का अधिकार क्या है गा में है। भारत के राज्य क्षेत्र में सबवर्त आवाज संचरण, मतलब भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी हम घूम सकते हैं, कहीं भी टहल सकते हैं, ये मतलब घा में है। अंगा में क्या है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार भी प्राप्त है, किसमें अंगा में। उसके बाद क्या है 6 में कोई वृत्ति आजीविका व्यापार का कारोबार करने का अधिकार होगा, मतलब अधिकार है किसी वृत्ति और अधिकार मतलब आजीविका के लिए आप कुछ भी तो कोई बिजनेस या कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो, उसका अधिकार है, किसमें 6 में। इसका ये इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, आगे पढ़ते हैं। आर्टिकल 20, देखो मैं इसलिए इसमें डिटेल में करा दे रही हूँ क्योंकि कुछ आर्टिकल या कुछ चीजें हैं जो ऐसे पूछी जाती हैं। अब हम लोग को लगता है कि हमने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि हम तो वही रट के जा रहे हैं कुछ आर्टिकल गिने चुने, इसलिए मैं पूरा करवा नहीं, आपको कोई कहीं मिलेगा नहीं ये चीजें, तो आप एक बार बस देख लेंगे क्लास हो जाएगा आपका काम। 20 है आर्टिकल 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। कोई व्यक्ति किसी अपराध है तब लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा, जो उस अपराध के लिए किए जाने की समय वृद्धि विधि के अधीन अधिरोपित हो सकती है। मतलब इनमें यही कहा गया है कि हम तब तक किसी को दोष नहीं चलाएंगे जब तक उसके लिए मतलब वो साबित ना हो जाए कि वो दोषी है, और उसको वही उतना दंड मिलेगा जो उसका भागी जो उसके अधिरोपित की गई, मतलब जो उसके अंतर्गत आता है। अभी ये 1 में था। 2 में क्या है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित दंडित नहीं किया जाएगा, किसमें 20 के 2 में। 20 के 3 में क्या है किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी क्या है अपने विरुद्ध साक्षी होने के बाद नहीं किया जाएगा, मतलब अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए किसी को मतलब मजबूर नहीं कर सकते हैं। 21 क्या है आर्टिकल नंबर 21, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। क्या है 21 नंबर
अब इसमें तो नई नई चीजें ऐड होती जा रही हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। पहला क्या है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, जैसे सही इन्वायरमेंट, मतलब पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट का, और अपने हिसाब से जीने का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, बहुत सारे अधिकार इसमें हैं। इंटरनेट यूज करने का अधिकार भी इसमें शामिल कर दिया गया है। बहुत सारी, मतलब अब जीवन के अधिकार से रिलेटेड जितने भी अधिकार होंगे वो सारा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के अंतर्गत आए जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, 21 का में शिक्षा का अधिकार बंद, मतलब है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, क्या है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने ऐसी रीति में जो राज्य बिल द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा। देखिए अब आप मुझे ये कमेंट करके बताएंगे कि 21 का मतलब जो इसमें ये जोड़ा गया है, ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से और किस सन में इसको जोड़ा गया है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा, या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने की प्रतिपक्षा करने का अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट है मतलब दूसरा, उसी में दूसरा पार्ट दो है, प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट, क्या है इसमें, क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी कितने 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। क्या, निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, मतलब कि इसमें ये कह रहा है कि हम जैसे कोई व्यक्ति अगर गिरफ्तार किया जाता है, तो जो हम उसका ट्रैवल में टाइम लग रहा है उसको हटा के 24 घंटे के अंदर जो मजिस्ट्रेट, मतलब जो भी उस डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट होगा, उसके सामने उस व्यक्ति को, पर्सन को प्रस्तुत किया जाएगा। ये कंपलसरी है, 24 घंटे के अंदर किया जाएगा। ठीक है, उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। इससे ज्यादा मतलब उसको नहीं रख सकते हैं, मतलब हम उसको बंधक बना के नहीं रख सकते हैं 24 घंटे से ज्यादा। अब खंड 3 है, खंड 3 में क्या है, कोई बात किसी व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो तत्समय सत्र, मतलब जो ये अभी दिया गया ना 24 घंटे के अंदर व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने है, तो ये कब लागू नहीं होगी, समय शत्रु अन्य देशी है, मतलब कोई शत्रु देश का कोई, मतलब आतंकवादी टाइप का कुछ ऐसा हो गया ना, तो उसके लिए लागू नहीं होगा। लिखा है निवारक निरोध का संबंध करने वाली क्या है, निवारक निरोध का उपबंध करने वाली, अरे जो ये निवारक निरोध, मतलब वो एक होता नहीं है कि पहले हम जब शंका होता है कि हाँ ये क्राइम कर सकता है, तो उसको पहले ही हम अपने ऑब्जर्वेशन में रख लेते हैं उसको, तब उस विधि पे भी लागू नहीं होगा। कब तक, व्यक्ति को 3 मास से अधिक अवधि के लिए तब तक निरुद्ध नहीं किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी, जब तक कि ऐसे व्यक्तियों से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या न्यायाधीश रहे या न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहरित है मिलकर बने सलाहकार बोर्ड ने 3, मतलब कि कोई, और इनको 3 मास से ज्यादा तब रख सकते हैं जब तक कि कोई एक सलाहकार बोर्ड बनेगी, जिसके मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, जो व्यक्तियों जो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश रहे हैं, न्यायाधीश नियुक्त होने की आहरित है, मिलकर बना सलाहकार बोर्ड के सिफारिश पर ही 3 मास की उक्त अवधि से समाप्ति से पहले या प्रतिवेदन नहीं दिया है कि उसकी राय में ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण है, परंतु उस उपखंड के कोई बात किसी व्यक्ति को उस अधिकतम अवधि से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी। ठीक है, इसमें क्या है, इसको बस इतना ही है, वही चीज है, हो गया। मतलब देखते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इतना ही इम्पोर्टेंट है, इसमें ज्यादा कुछ वैसा नहीं है। नेक्स्ट है आर्टिकल 23, मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। मानव का दुर्व्यवहार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्श्रम प्रतिसिद्ध किया जाता है। ठीक है, और इसका उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा, जो मतलब अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो अपराध माना जाएगा, दंडनीय अपराध होगा। दूसरा है, ये पहला था 23 का पहला, दूसरा है 23 का,
इस अनुच्छेद का कोई बात राज्य के सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। मतलब मान लो राज्य के लिए कोई इम्पोर्टेंट है, सेवा करनी है, मान लो सैनिक के लिए इम्पोर्टेंट जरूरत पड़ गया जो भी, तो वो जो होगा ना वो इसमें नहीं आएगा बलात्श्रम और दुर्व्यवहार में, ठीक है। तो वो मतलब आप वो करना है आपका, वो एक फंडामेंटल ड्यूटी है, समझ लो। ऐसी सेवा निरूपित करने में राज्य केवल धर्म, मूलवन, जाति या वर्ग या इनमें से किसी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। मतलब जब ये सब चीजें अप्लाई करेगा तो वो जाति, धर्म और मूल वंश ये सब नहीं देखेगा, ठीक है। कौन? राज्य। नेक्स्ट है आर्टिकल 24, कारखाना आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। क्या है? कारखाना आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। ये भी पूछा जाता है कि कितने साल के बच्चे से मतलब काम नहीं कर सकते या कुछ उनको नियोजन नहीं हो सकता है फैक्ट्री या कारखानों में। क्या होगा? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे का। अब नेक्स्ट हम अधिकार पढ़ेंगे। क्या है? धर्म की स्वतंत्रता। अब मैंने इसमें पढ़ लिया क्या है स्वतंत्रता का अधिकार में। क्या है? 19 से कितना? 19 से कितना था? 19 से 24 आर्टिकल तक किसमें है? स्वतंत्रता का अधिकार। अब नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। क्या? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य तथा इस भाग में अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के आबाद रूप से मानने का, आचरण करने का, प्रचार करने का समान हक होगा। मतलब सभी धर्मों को समान अधिकार है कि मतलब अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, उसकी आचरण कर सकते हैं, ये सबको अधिकार है। इसी का पार्ट 2 है, इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य का कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करती है। खाए सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार के हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है। आर्टिकल क्या है? 26 आर्टिकल है, धार्मिक कार्यों को प्रबंध की स्वतंत्रता। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को, अब इसमें क्या है? कहा है धार्मिक और मूर्त प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार होगा। आर्टिकल क्या अधिकार हो मतलब है, लिखा है इसमें अपने धर्म विषयक कार्य को प्रबंध करने का, जंगम और स्थावर संपत्ति को अर्जन संपत्ति करने का। जो वक्फ बोर्ड था ना, वो भी इसी के अंतर्गत है, ठीक है, उसको भी यही अधिकार प्राप्त है इसी के अंतर्गत। नेक्स्ट है, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। आर्टिकल 27 है, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का समुदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जो आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय के अभिवृद्धि के पोषण या व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किया जाता है। देखिए इसमें यही कहा गया है कि अगर मान लो कोई किसी धर्म को बढ़ाना है या उसके लिए फंड देना है तो वो राज्य नहीं करेगा, ठीक है, वो राज्य नहीं कर सकता है। वो किसी सब धर्म, उसके लिए सारे धर्म बराबर हो, किसी धर्म को मतलब फंड या ये सब नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है 28, किसी शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना से उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। पहला क्या है इसमें? पहला क्या है? राज्य निधि से पूर्णता पोषित, जो राज्य निधि से पूर्णता सरकारी कॉलेज हुए, शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्या? धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। भाग 2 है, खंड 1 में कोई भी बात ऐसी शिक्षा संस्था को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। जैसे मान लो कोई प्राइवेट स्कूल है या न्यास है, जो हम देखते नहीं कि वो प्रेयर करवा रहे हैं, सरस्वती वंदना ये सब सारी चीजें करवा रहे हैं, या जो भी मतलब हिंदू कल्चर को वो चीज कर रहे हैं, मुस्लिम पर जैसे मतलब जैसे क्या मदरसा हुआ तो अपना वो अपना पढ़ाते हैं, फिर हिंदुओं का जो होता है प्राइवेट खुलता है अपना पढ़ाते हैं। तो वो इसीलिए इसमें बोला गया कि जैसे अगर वो स्वयं अपना खुद के इंस्टीट्यूशन है तो आप वहां कर सकते हैं। तो इसमें क्या है? खंड 2 में है। खंड 3 में क्या है? राज्य से मान्यता प्राप्त। क्या है? राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य से निधि से सहायता पाने वाले जो सेमी गवर्नमेंट टाइप के स्कूल होते हैं। शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में
भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने या यदि वह आवश्यक है तो उसके संरक्षक ने उसके लिए अपनी सहमति नहीं दी है। मतलब जो मान्यता प्राप्त या राजनीति से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में है उपस्थित होने वाले, अगर मतलब उसके जो स्टूडेंट है जो भी है तो उसके गार्जियन अगर परमिशन देते हैं तो वह उसमें शामिल हो सकता है, बिना उसके नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट क्या है पढ़ेंगे हम, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार। क्या है, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार। क्या है, आर्टिकल 29 है इसमें पहला। क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण या किसमें अल्पसंख्यकों को दिए गए, तो क्या है 29 में दिया गया। आर्टिकल 29 में पहला इसमें क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृत है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। जो जनजातीय समूह होते हैं ना, उनको इसी आर्टिकल के थ्रू उनको मतलब संरक्षण प्राप्त है। वो अपनी चीजों को बनाए रख सकते हैं, अपने कल्चर को वो एज इट इज रख सकते हैं, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। उसके बाद 29 के अंतर्गत दूसरा है 29 का 2, राज्य द्वारा पोषित या राजनीति से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, भाषा या इनमें से किसी के आधार से वंचित नहीं किया जाएगा। देखो इसलिए कॉलेज में, मान लो कॉलेज में एडमिशन करना, तो उनको किसी भी आधार पर जज नहीं किया जाएगा, उनको रोका नहीं जा सकता। किसी भी कास्ट का हो, कोई भी भाषा बोलता है, कुछ भी हो, वो कहीं भी एडमिशन ले सकता है। आर्टिकल 30 क्या है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना या प्रशासन का अधिकार होगा। लेकिन तभी जो है ना लोग अपना अपना वो स्थापित करते हैं संस्था और ये सब। तो ये किसके अंतर्गत है, आर्टिकल 13 के अंतर्गत है। इसका दूसरा पार्ट क्या है, शिक्षा संस्थाओं में सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि धर्म व भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग का प्रबंध में है। ठीक है, अब ये 31 वाला ये तो हटा ही दिया गया है इसको। ठीक है, ये भी आप बताइएगा कि संपत्ति का जो अनिवार्य अर्जन या संपत्ति का अधिकार है किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसको हटाया गया था और इसको मतलब नए दूसरे कहाँ जोड़ा गया। ठीक है, मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। क्या है, किसका संपदाओं आदि के अर्जन के लिए बना रहे, ये चीज तो हटाई गई। चलो छोड़ो, आप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, 31 के खा में क्या, कुछ अधिनियमों और विनियमों को विधिमान्यकरण। मतलब जो कुछ आर्टिकल, कुछ मतलब एक्ट हैं और उनके जो वैलिडेशन के बारे में 31 खा में है। 31 का में है, कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्युत्पत्ति, और जो निदेशक तत्व को प्रभावित करेंगे उनके बारे में है। ठीक है, 31 का घा है, राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप के संबंध में विधियों की व्युत्पत्ति। मतलब जो राष्ट्र के खिलाफ मतलब विद्रोही विधियां या जो भी करते हैं उनके लिए क्या है, 31 का घा है। अब हम मेन इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भाग 3 में ही है, मूल अधिकार में ही आता है क्या, 32 संविधान का उपचारों का अधिकार। इसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है, ये है, ये मतलब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है। कौन, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में क्या है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार। मतलब ये एक तरह से जिससे हमारा जब जो हमारा फंडामेंटल राइट वायलेशन या जो भी हुआ उसके लिए ये एक मतलब उपचार है। इसके थ्रू हम अपनी चीजों को रक्षा कर सकते हैं, अपने अधिकार की। तो पहला इसमें क्या है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालय, क्या, उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसी निर्देश या आदेश या रिट जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, क्या क्या कौन कौन सी रिट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा, उत्प्रेषण रिट, जो भी समुचित है निकालने की शक्ति होगी। देखिए मैं आपको इसको बता दे रही हूँ एक लाइन में कि मतलब इसका मतलब क्या होता है। देखो रिट जो है 5 तरह की जो है मतलब वो जारी की जा सकती है। इसमें क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है, अगर आपने किसी व्यक्ति को कुछ भी बंधक रखा है तो सुप्रीम कोर्ट जब उसके मतलब अधिकारों के खिलाफ होगा या मतलब इलीगल तरीके से,
तो सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है कि उस आदमी को सशरीर प्रस्तुत किया जाए, अभी मतलब मतलब तुरंत प्रस्तुत किया जाए। नेक्स्ट है परमादेश। अब जैसे कि मतलब कोई अब वो है मतलब कोई निचला अदालत है या कोई है नहीं, जैसे कोई मतलब सरकारी ऑफिसर या कुछ भी है, तो अपने आदेशों को मतलब सही से अपनी ड्यूटी को नहीं निभा रहा या कुछ भी, तो ये जो है परमादेश मतलब आदेश दे सकता है कि आप ये चीज आप सही से करिए, या जो मतलब कौन, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है, जैसे जो निचली अदालतें होती हैं अपने अधिकार मतलब अधिकार उससे जब वो बाहर निकल के करती हैं कोई चीज, या तो उनको मतलब प्रतिषेध कर रोक सकती है कि आप ये चीज नहीं कर सकते हो। जैसे अधिकार परीक्षा। अब जैसे मान लो निचली अदालतें हैं, जैसे मतलब ये जिला अदालत या जो भी है, ये अपने अधिकार बाहर से की, तो फिर क्या करता है सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है कि आप किस अधिकार से ये चीज कर रहे हो, ठीक है। उत्प्रेषण रिट। फिर उत्प्रेषण मतलब रिट जारी कर सकता है कि आप ये चीज मतलब किसी भी वो जो निचली अदालतें हैं उसको रिट जारी कर सकता है, उत्प्रेषण रिट, कि आप ये चीज करो, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें क्या है, तीसरा भाग उच्चतम न्यायालय के खंड और खंड 2 में द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संसद उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड 2 के अधीन प्रयोक्ता किन्हीं या सभी शक्तियों को किसी अन्य न्यायालय में अपनी अधिकारिता को स्थानीय सीमाएं के भीतर प्रयोग करने के लिए विधि द्वारा सशक्त कर सकेगी। देखो अब ये भी है, संसद जो क्या कर सकती है, जो ये उच्चतम न्यायालय की जो रिट जारी कर सकती है, तो ये किसी जिला मतलब जो छोटे न्यायालय है उनको जो है उसको भी अधिकार दे सकती है, कौन, संसद की वो जो 5 रिट है वो भी जारी कर, लेकिन वो कब, वो कैसे, अपने जो उनका जो एक एक्सेस मतलब जितना एरिया है ना उसके ही अंतर्गत वो मतलब कर सकते हैं। इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित सिवाय इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निलंबित नहीं किया जाएगा। अब 32 का क्या क्या है, राज्य विधियों की संवैधानिक वैधता पर अनुच्छेद 32 के अधीन कार्यवाहियों में विचार न किए जाना। 33 क्या है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को बल आदि को लागू होने में उपांतर करने की संसद की शक्ति। अब देखो संसद को ये भी शक्ति प्राप्त है कि जो 32 आर्टिकल जो 32 के द्वारा रिट जारी कर सकती है, तो संसद ये प्रावधान कर सकती है कि ये क्षेत्र में ये चीज लागू नहीं होगी। तो कहाँ नहीं होगी, सशस्त्र बलों के सदस्यों को या लोक व्यवस्था बनाए रखने का भार अदा करने वाले बलों के सदस्यों का, या आसूचना या प्रति आसूचना के प्रयोजनों के लिए राज्य द्वारा प्रस्थापित किसी ब्यूरो या अन्य संगठन में नियोजित व्यक्तियों को, या खंडगा में निर्दिष्ट किसी बल ब्यूरो या संगठन में के प्रयोजनों के लिए स्थापित दूरसंचार प्रणाली में उसके संबंध में नियोजित व्यक्तियों को लागू होने में किस विस्तार तक निर्बंधित या निरुक्त किया जाएगा, उसके उनके कर्तव्यों का उचित पालन और उनमें अनुशासन बना रहे, सुनिश्चित रहे। मतलब ये अनुशासन और ये सारी चीजें बनाने के लिए, क्योंकि उसमें फिर राष्ट्रीय हित होता है, जुड़ा होता है। अगर उनको भी अधिकार दिया जाएगा तो फिर तो मतलब जो राष्ट्रीय हित जो जो सिक्योरिटी है राष्ट्र की वो खतरे में होगी, इसलिए उनको अधिकार नहीं प्राप्त है। आर्टिकल 34 क्या है, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त हो तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों पर निर्बंधन, तब वहां पर जो है ये रिट काम नहीं करेगा। जब कहीं सेना और विधि द्वारा मतलब वो लगा हुआ है उसमें सैनिक सेना मतलब रूल लगा गया है, तो क्या है, इस भाग के पूर्व बंधुओं किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा संघ या किसी राज्य की सेवा में किसी व्यक्ति को की या किसी अन्य व्यक्ति को किसी ऐसे कार्य के संबंध में क्षतिपूर्ति कर सकेगी जो उसने भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी ऐसे क्षेत्र में जहां जहां सेना विधि प्रवृत्ति थी व्यक्तियों के बनाए रखने या पुनः स्थापना से संबंधित किया है। ऐसे क्षेत्र में सेना विधि के अधीन पारित दंडादेश दिए गए दंड अधिष्ट समर्पण या किए गए अन्य कार्य विधिमान्य कर सकेगी। आर्टिकल 35 क्या है, इस भाग में बंदों का प्रभावी करने के लिए विधान, मतलब जो इसमें दिया गया है प्रावधान वो कैसे लागू होंगे, वो किसमें दिया गया है, आर्टिकल 35 में। अब आ गया नेक्स्ट भाग 4। अब इसको हम कल करेंगे, आज थोड़ा ही करेंगे, आज से शुरुआत है, तो आप ये चीजें मतलब आप देखिए और आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर आपको ये चीजें ज्यादा लग रही है तो मैं छोटे में भी करवा सकती हूँ, लेकिन मैं आपके अच्छे के लिए करवा रही हूँ ताकि आप एक बार देखे रहेंगे, तो अगर कहीं से भी कॉन्स्टिट्यूशन से किसी भी आर्टिकल से आता है तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको ये क्लास। अगर आपको कोई कमी लग रही है कुछ भी तो आप मुझे कमेंट करिएगा। और आर्टिकल के और भी सारी चीजें मतलब हम इंडियन पॉलिटी का अभी लेक्चर शुरू करेंगे। अभी ये आर्टिकल मुझे लगा कि ये पहले ले लेना चाहिए ताकि आप याद कर लो,
इसके बाद हम जो है पॉलिटी की कुछ रिवीजन टाइप की सीरीज शुरू करेंगे, जो आपके यूपीपी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और यूपीपी के नहीं, इवन की मतलब जितने वनडे एग्जाम है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पॉलिटी तो आपके सारे एग्जाम में आनी है, तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। आप सपोर्ट करिए, अपना बनाए रखिए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे साथ बनाए रखिए ताकि चीजें और अच्छी होती रहें और आपको अच्छी से अच्छी चीजें मैं प्रोवाइड कराती रहूंगी। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते दोस्तों।